हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग राष्ट्रपति टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर चर्चा करने में काफ़ी समय चाहिए, इसलिए हम इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप अर्थात चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। चरणबद्ध तरीके से मतलब आज हम लोग राष्ट्रपति पद क्या है, उसकी क्या योग्यता है तथा इसका चुनाव किस प्रक्रिया से होता है पर चर्चा करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति क्या है, इसको जानने से पहले एक सामान्य जानकारी का प्राप्त करना बेहद ज़रूरी है। हमारे विश्व के अंतर्गत शासन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक अध्यक्षात्मक और दूसरी संसदात्मक। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अध्यक्षात्मक व संसदात्मक में अंतर क्या है। तो बता दें, अध्यक्षात्मक में जो सर्वे सर्वा होता है अर्थात शासन प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि संसदात्मक के अंतर्गत सर्वे सर्वा संसद होती है। और इस संसद के अंतर्गत जैसा हमने पिछले टॉपिक में अध्ययन कर लिया था, इस संसद के अंतर्गत 3 अंगों का समावेश होता है, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। अर्थात जहां संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो वहीं अध्यक्षात्मक के अंतर्गत शासन का प्रमुख या सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होता है। तो देखिए राष्ट्रपति क्या है। बात करें राष्ट्रपति की तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में इस शब्द का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह हमारे संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 52 इस बात को स्पष्ट कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख जो किया गया है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं इसकी योग्यताओं की। राष्ट्रपति पद की योग्यता का जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। इसके अनुसार इसकी जो पहली योग्यता आती है वह भारत का नागरिक हो। ये पहली योग्यता। उसके बाद वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जैसा हमने पिछले टॉपिक में देखा था, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में
तो लोकसभा की आयु हमने देखी थी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष चाहिए होती है न्यूनतम। राज्यसभा के लिए ये 30 वर्ष है, तो राष्ट्रपति के लिए ये 35 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए होती है। ध्यान दें इस बात का, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु का प्रावधान है, लेकिन अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। संविधान में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि अधिकतम आयु प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता, अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, सिर्फ न्यूनतम सीमा का ही निर्धारण किया गया है, और वो न्यूनतम सीमा है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अतिरिक्त वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब यहाँ विशेष रूप से आप ध्यान दें, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य हो नहीं, ऐसा नहीं होगा। वह लोकसभा सदस्य नहीं होना चाहिए, वह सिर्फ लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान रखें, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लोकसभा सदस्य हो, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, काफ़ी अंतर है। तो ध्यान दीजिए, लोकसभा सदस्य नहीं होना चाहिए, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जैसे हमने देखा था, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता में एक योग्यता आती है, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, अपितु अनुच्छेद 58 में लिखा गया है कि वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और इसी सदस्य योग्यता के अंतर्गत या इसी वाक्य के अंतर्गत यह योग्यता पूरी हो जाती है कि वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 58 को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नंबर 4, वह लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। वह लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, यह भी विशेष जरूरी है। अब सवाल उठता है कि लाभ के पद से क्या आशय है। तो बता दूं मैं आपको, अनुच्छेद 58 इस बात की व्याख्या करता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार के मंत्री, आदि को छोड़कर सभी पद लाभ के पद पर शामिल होते हैं या लाभ के पद में शामिल किए जाते हैं। इनको लाभ के पद में शामिल नहीं किया जाता। जैसे जानकारी के लिए बता दूं, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। राष्ट्रपति जब बने, उन्होंने चुनाव लड़ा राष्ट्रपति के लिए, तो उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था। अगर वो राज्यपाल के पद से इस्तीफा ना भी देते तो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि अनुच्छेद 58 कहता है
कि राज्यपाल का पद लाभ के पद में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ, राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें अपना पद त्यागना पड़ता है। ये विशेष ध्यान रखें, इन चीज़ों को कंफ्यूज ना हो। लाभ के पद में इन पदों को छोड़कर अन्य सभी पद शामिल किए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन पदों पर आसीन है और फिर वह चुनाव लड़ रहा है तो जरूरी नहीं कि वह अपने पद से इस्तीफा दे, लेकिन ध्यान रखें, चयनित होने के बाद, निर्वाचित होने के बाद उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तो रामनाथ कोविंद इसके एक विशेष अच्छे उदाहरण माने जा सकते हैं, जो राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। तो आज हमने देखा भी मुख्य चीज़ राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है और राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 58 में की गई हैं। आइए बात करते हैं निर्वाचन की। अब देखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। जो व्यक्ति या जो समूह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है उसे निर्वाचक मंडल कहा जाता है। ध्यान रखने योग्य बात सबसे पहले ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो निर्वाचन होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अपितु इसके लिए एक विशेष प्रणाली अपनाई जाती है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अभी देखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किन्हें शामिल किया जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 इस बात को उल्लेखित करता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन समूह होते हैं, सदस्य होते हैं। तो नंबर 1, संसद के निर्वाचित सदस्य, ये होते हैं। अब संसद के निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, तो आपने जानकारी ले ली थी पहले कि 545 संसद में टोटल हैं लोकसभा के अंतर्गत, जिनमें से 543 होते हैं निर्वाचित प्लस 2 होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। तो वहीं राज्यसभा के अंतर्गत 245 मेंबर, जिनमें से 233 होते हैं निर्वाचित और 12 होते हैं मनोनीत। तो देखिए, ये जो निर्वाचित मेंबर हैं 543 प्लस 233, यही लेते हैं चुनाव में भाग। ये 14 मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अब क्यों नहीं लेते, इसके लिए तो जानकारी जरूरी नहीं देनी, वैसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि इनका मनोनयन खुद राष्ट्रपति करेगा। हितों का टकराव ना हो, पक्षपात की भूमिका उत्पन्न ना हो, ऐसे में इनका चयन में कोई भूमिका नहीं होती, निर्वाचन में इनकी भूमिका नहीं होती। इन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं दिया जाता। तो पहला होता है संसद के निर्वाचित सदस्य, जिनमें से आएंगे 776 मेंबर। सेकंड आते हैं भारत के
29 राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिए, विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर इसमें शामिल होते हैं। सिर्फ निर्वाचित, इसमें भी मनोनीत मेंबर भाग नहीं लेते, क्योंकि विधानसभाओं में भी एक मनोनीत होता है एंग्लो इंडियन। अब आप ये समझ सकते हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि एंग्लो इंडियन जो विधानसभाओं में नियुक्त किया जाता है उसका जो मनोनयन राज्यपाल करता है, और राज्यपाल का मनोनयन स्वयं राष्ट्रपति करता है। तो ऐसे में यहाँ भी हितों का टकराव ना हो, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के मनोनीत मेंबरों को हिस्सा लेने नहीं दिया जाता। इस बात का ध्यान दें कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। सिर्फ विधानसभाओं के मेंबर ही भाग लेंगे, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। और नंबर 3, दिल्ली व पांडिचेरी, जिसको वर्तमान में पुडुचेरी भी कहते हैं, दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। बाकी के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के हिस्सा नहीं लिया जाता। सिर्फ दिल्ली व पांडिचेरी 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो कौन कौन हिस्सा लेते हैं, हम एक बार दोबारा इस चीज़ को देखें। एक तो संसद के निर्वाचित मेंबर, जिनमें से 543 लोकसभा में से और 233 राज्यसभा में से। इसके पश्चात राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर, और दिल्ली व पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के मेंबर। आज राष्ट्रपति के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी पढ़ी। मैंने पहले ही कहा था, राष्ट्रपति का टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके हमें चरणबद्ध तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसकी निर्वाचन पद्धति क्या है, इसकी जानकारी आगामी वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।